नमस्कार साथियों, आपका द फ्यूचर क्रिएटर्स पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज हम लोग जो ऊष्मा और तापमान नामक साइंस का टॉपिक है इस पर डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में सीटेट में और आपके स्टेट टेट में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ये बहुत छोटी सी टॉपिक है, इसके कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से समझेंगे और इस टॉपिक से आप देखेंगे तो लगातार प्रश्न आते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज आइए हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। बहुत धैर्य के साथ एक एक चीज़ों को समझना है और इस पे जो भी चीज़ें हमारे इस पढ़ाने के दौरान कंटेंट है उसको जहां भी आपको ज़रूरत लगे उसको लिखते भी रहना है, क्योंकि एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। एक एक लाइन आपकी परीक्षा में छपने वाली है, क्योंकि हमारी टीम ने बहुत मेहनत से इसको बनाया है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। साथियों, ये हमारा कुछ मतलब आगे के बैच हैं, जैसे सम्मान 1.0, ये सीटेट फर्स्ट पेपर के लिए है, इसको आप देख सकते हैं। ऐसे ही हमारा से सेकेंड पेपर के लिए है और ये दोनों का कंबाइंड बैच है। उसके अलावा ये हमारी टीम है, आप इसको देख सकते हैं जूम करके। और ये वही टीम है उस सेकेंड पेपर के लिए है। ये हमारा एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर पे क्रैकेडमी सर्च करके इस पे आप जुड़ सकते हैं। ठीक, तो ये बात आप लोग इसको ध्यान रखिए कि हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है। जब आप क्लासों में हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम इसी एप्लीकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं। और ये हमारा ये जो बताए थे उस दिन कि ये 30 क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट से होते हैं, पेडागोजी से 10 क्वेश्चंस होते हैं और ये पूरा सिलेबस है। आप लोगों को एक दिन इसको डिटेल में बताया गया था, तो आप इसको रोक करके देख सकते हैं। आप इसको हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ऐसे। ये पूरे साइंस का सिलेबस है आपका, डिटेल्ड सिलेबस, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसको भी एक बार बता ही दें आपको, जैसे इसमें जो धातु और धातु के क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन पर ईयर, अम्ल क्षार लवण के 2 क्वेश्चंस पर ईयर, और रेस्पिरेशन श्वसन से 1 क्वेश्चन पर ईयर आता है, पोषण न्यूट्रिशन से, साउंड से और विद्युत से ये एक एक प्रश्न आते हैं। आप इन टॉपिक को ऐसे देख सकते हैं। ऐसे ही बल और दाब से, रक्त परिसंचरण तंत्र से, इन्वायरमेंट से, रिप्रोडक्शन से, नेचुरल रिसोर्सेज से, कंबशन से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, हीट एंड लाइट से, इन सब टॉपिक से भी एक एक प्रश्न आते हैं। और ये उसकी प्रकृति थी, ये हमारा बैच का है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आज की जो मुख्य टॉपिक है। तो साथियों, आज हम लोग 2 टॉपिक विज्ञान की हैं, एक ऊष्मा होता है और एक तापमान होता है। सामान्यतः प्रायः हम लोग ऊष्मा और तापमान को एक समझ लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ऊष्मा और तापमान में बहुत बारीक अंतर होता है, उस अंतर को समझना होता है। तो आज ऊष्मा और तापमान के जो बेसिक अंतर होते हैं और ऊष्मा और तापमान, हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे इस लेक्चर के बाद। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ऊष्मा का क्या मतलब होता है। नहीं तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स अ सब्सटेंस हॉटर। मतलब ऊष्मा ऊर्जा का एक माध्यम है, एक रूप है जो किसी पदार्थ की गर्माहट या ठंडेपन को अभिव्यक्त करता है। मतलब किसी वस्तु के गर्माहट या ठंडेपन के अनुभूति होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। ठीक, और ऊष्मा को सामान्यतः तापमान के रूप में मापा जाता है। तो ऊष्मा का मापन तापमान के रूप में, जैसे ऊष्मा कम है, ज्यादा है, इसको हम तापमान के फॉर्म में लेते हैं। आप देखें कि हीट इज जनरली मेजर्ड इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर विच कैन बी रिलायबल मेजर बाय द डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। और ऊष्मा को थर्मोमीटर या थर्मोमीटर नाम के डिवाइस के माध्यम से क्या करते हैं? मापते हैं। अब जैसे ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि वो हीट को किससे मापते हैं? हीट को थर्मोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। आप देख सकते हैं ये थर्मोमीटर है। तो थर्मोमीटर ऐसे एक मतलब यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम ऊष्मा को मापते हैं। ऊष्मा को सामान्यतः तापमान के रूप में मापा जाता है, जिसे कैलोरीमीटर नामक उपकरण कहा जाता है। तो जो ये हीट है, ये हीट थर्मोमीटर से नहीं बल्कि हीट किससे मापा जाता है? कैलोरीमीटर से मापा जाता है ऊष्मा। ये ध्यान रखिएगा, थर्मोमीटर ये तापमान के मापने की प्रक्रिया है, विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। ठीक,
अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, किसी वस्तु का तापमान। अब जैसे व्हाट इज टेम्परेचर, तो ये तो उष्मा हो गई। उष्मा क्या होती है? किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट की जो माप होती है उसे उष्मा कहते हैं, उस प्रवाह को। लेकिन तापमान क्या है? टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु का तापमान उस वस्तु की गर्मी या ठंडापन की क्या होती है? मात्रक होती है। जो उसकी मात्रा होती है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, इसकी मात्रा को तापमान कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे उबलते जल, द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, सो द बॉइलिंग वाटर फील्स वेरी हॉट टू टच। जैसे जो 100 डिग्री टेम्परेचर पे जब हम जल को, उबलते हुए जल को टच करते हैं तो हमें बहुत गर्म महसूस होता है, बहुत हॉट महसूस होता है। ऐसे ही जो 0 डिग्री पर स्थित बर्फ होता है उसको छूने पे हमें बहुत ठंडा प्रतीत होता है। तो टेम्परेचर क्या है? उष्मा का एक प्रकार का मापक है। ऑन द अदर हैंड द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस, ये बात हो गई है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है? किसी वस्तु का तापमान उस वस्तु की ठंडक या उसकी गर्माहट की प्रकृति से मापा जाता है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि जैसे उष्मा को या जो तापमान को मापने का जो तरीका है या यंत्र होते हैं, इससे आपके एग्जाम में कई बार परीक्षा में पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि भाई किससे मापते हैं। तो इससे इसको द थर्मामीटर इज एन डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ टू हॉट एन ऑब्जेक्ट इज। इन अदर वर्ड्स वी यूज अ थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है। दूसरे शब्दों में हम किसी वस्तु के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। तो थर्मामीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसी वस्तु के तापमान को मापने के लिए। आप देख सकते हैं ये थर्मामीटर होता है, इसके साइड में क्या लिखा होता है? इसमें आंकड़े लिखे होते हैं, इसमें जो ग्राफ होता है इसके माध्यम से इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये थर्मामीटर का आप चित्र देख सकते हैं। थर्मामीटर क्या करता है? तापमान को मापता है। अब साथियों, थर्मामीटर के जो प्रकार होते हैं, थर्मामीटर जितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकारों से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो आप देखिए थर्मामीटर के प्रकार कितने होते हैं। तो एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जिसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहा जाता है। एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, जिसका प्रयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है, इसे लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। ऐसे एक डिजिटल थर्मामीटर होता है, और एक होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, यानी अधिकतम न्यूनतम तापमापी। सामान्यतः हम सब इससे परिचित हैं कि इसमें क्या होता है? एक पारा भरा होता है, उसको ऐसे डॉक्टर ऐसे झटक करके क्या करता है? लगाता है। तो ये डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। प्रयोगशाला का, ये प्रयोगशाला में किसी चीज के अनुसंधान के दौरान किसी वस्तु, किसी ठोस, द्रव, गैस या ऐसे किसी पदार्थ के तापमान को मापने के लिए प्रयोगशाला में किया जाता है। बहुत बारीक थर्मामीटर होता है, बारीकी से मापता है। ऐसे डिजिटल थर्मामीटर आप लोग देखते होंगे, कुछ डॉक्टर डिजिटल थर्मामीटर का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें सेंसर लगा होता है। उसको शरीर के तापमान को माप करके डिजिटल रूप से, जैसे डिजिटल वाली घड़ी होती है, वो ऐसे अंकों में लिख देता है कि इसके शरीर का तापमान इतने डिग्री सेल्सियस या इतने फ़ारेनहाइट मापता है, तो इतने फ़ारेनहाइट है, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे जो अधिकतम न्यूनतम तापमान भी होता है, सामान्यतः साथियों जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं या दिन भर के तापमान को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है कि भाई 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान किस समय था और किस समय न्यूनतम तापमान था। इन दोनों तापमानों को माप करके एक औसत तापमान निकाला जाता है, जिससे बताया जाता है कौन सा दिन वर्ष भर का सबसे ज़्यादा गर्म दिन था। ऐसे जब वर्ष भर का औसत तापमान निकालते हैं तो कौन सा महीना सबसे गर्म था, किस महीने में कौन सा दिन सबसे गर्म था। तो ऐसे प्रयोगों के लिए अधिकतम और न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। आप देखें जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, यह एक उपकरण है जिसका उपयोग व्यक्ति के शरीर के तापमान को मापने में किया जाता है। इट इज डिवाइस दैट यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन। यह समान मोटाई वाली कांच की एक नली से बना होता है। आप अगर देख पा रहे हो यहाँ, तो ये नली है,
इसकी क्या होती है, समान मोटाई होती है, और इसका एक क्या होता है, किंक होता है, इसके एक छोर पर किंक लगा होता है, एक प्रकार का ब्रेकअप टाइप का होता है और ब्रेकर टाइप का होता है, और इसमें स्केल लगे होते हैं जिसमें तापमान को दिखाया जाता है। कांच की नली के एक छोर पर एक बल्ब लगा होता है जो पारे से भरा होता है, और पारा, इसमें पारा नाम की एक धातु होती है। यह ऐसी अद्वितीय धातु है कि जो सामान्यतः धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन पारा एकमात्र दुनिया का ऐसा तत्व है जो धातु होते हुए भी तरल अवस्था में पाई जाती है। इसी कारण से, इसकी इसी विशिष्टता के कारण थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ किंक होता है इसका, इसमें स्केल लगे होते हैं और इसमें पारा भरा होता है। तो पारा तापमान के साथ संयोजित होता है और जिस यह वहां रुकता है जो शरीर का तापमान होता है उस स्थिति पर जा करके रुक जाता है। तो फिर डॉक्टर उसको देख करके ये बता सकते हैं कि इसके शरीर का तापमान कितना है, इसे बुखार है या नहीं है। ठीक, अब अगला जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर का स्केल तापमान को डिग्री सेल्सियस में दर्ज करती है, आमतौर पर 35 डिग्री। अब जैसे ये चीज जो आंकड़ा पूछा हुआ है 35 डिग्री से 45 डिग्री वाला, आप देखेंगे ये आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि जो थर्मामीटर के स्केल तापमान को डिग्री सेल्सियस जब दर्ज करते हैं तो यह आमतौर पर किस रेंज को मापता है, तापमान के किस रेंज को मापता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 35 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक के रेंज को ये शरीर को माप सकता है। ठीक, और औसत मानव शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री होता है। अब ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि मानव शरीर का तापमान औसत कितने डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, अब इसमें है कि थर्मामीटर में बल्ब के पास एक छोटी सी तीव्र मोड़ या किंक होती है जो हमने अभी आपको दिखाया है। यह पारे के स्तर को थर्मामीटर में अपने आप गिरने से रोकती है। तो ये अगर पूछ ले कि भाई किंक जो होता है इसका क्या उपयोग होता है, तो ये पारे की जो स्तर होता है ये थर्मामीटर में अपने आप इसे नीचे गिरने से रोकता है, जो किंक होता है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले उस पे। अब आप देखिए जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है, जैसे मैंने इसका प्रयोग कर दिया, बता ही दिया है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग किसी धातु, किसी पदार्थ के तापमान को मापने के लिए, बहुत गहराई से मापने के लिए इसका प्रयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है। तो यह है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर के तापमान के बजाय पानी जैसी अन्य वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। इट कैन मेजर द टेम्परेचर फ्रॉम -10 डिग्री टू 110 डिग्री। तो इसका रेंज देखिए बहुत बड़ा होता है। जो प्रयोगशाला की थर्मामीटर होता है यह -10 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री तक के तापमान को क्या कर सकता है, माप सकता है। अब आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो प्रयोगशाला का थर्मामीटर होता है यह न्यूनतम किस तापमान को माप सकता है। तो इसमें प्रश्न पूछता है कि -10 डिग्री, -15 डिग्री, -50 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना होगा कि -10 डिग्री होता है। ऐसे पूछ ले कि मैक्सिमम, अब न्यूनतम पूछा गया है, कभी मैक्सिमम पूछ ले तो आप क्या बताएंगे कि इसका तापमान मैक्सिमम 110 डिग्री तक के तापमान को जो हमारी प्रयोगशाला की तापमापी है थर्मामीटर है ये इसको माप सकती है। ठीक, आप इसका चित्र देख सकते हैं, ये ऐसे होती है। इसमें भी एक तरफ मरकरी भरा होते हैं, बाकी कैपिलरी ट्यूब होती हैं। आप देखिए एक साइड में हुक होता है, जैसे एक, और ग्लास बल्ब होते हैं। इस ग्लास बल्ब ये जो भरा हुआ है इसमें क्या है, मरकरी यानी पारा भरा हुआ है। ठीक, और ये ग्लास बल्ब होता है, मरकरी है ही, और बाकी ये देखिए आप कि इसमें स्केल लगे होते हैं। ठीक, और ये हुक होता है ताकि पारा एक दूसरे तरफ से बाहर न निकले, और ये कैपिलरी ट्यूब होती है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ऐसे होती है प्रयोगशाला थर्मामीटर। ठीक, अब अगला थर्मामीटर है जो डिजिटल थर्मामीटर है, जिसका उपयोग डॉक्टर बुखार को मापने में करते हैं, जिसमें डिजिटली रूप से लिख दिया जाता है कि भाई इस शरीर का तापमान इतना है। तो आप देखें ये ऐसा होता है, हम सब ने डॉक्टरों के साथ देखा होगा। ठीक है, डॉक्टर ट्रस्ट का देखिए आप, यहाँ तस्वीर भी है
और तो इसमें आप देखेंगे कि इस प्रकार के थर्मामीटर में पारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे पारा धातुओं साथियों, पारा क्या होता है, एक जहरीला पदार्थ होता है। पारा से मिनी माता नामक रोग भी हो जाता है। ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है कि पारा के अधिक सांद्रण से कौन सा रोग हो जाता है, तो मिनी माता नामक विकार हो जाता है। ठीक है, तो और पारा कभी जैसे वो जो पारा थर्मामीटर होता है वो गिर जाने पे, टूट जाने पे, डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उससे पारा बाहर आ जाता है, जो पर्यावरण के लिए, मानव के लिए और जीवों के लिए नुकसानदेह होता है। तो उससे बचने के लिए ये डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि डिजिटल थर्मामीटर, पारे से भरे थर्मामीटर को संभालना कभी कभी कठिन हो जाता है, खासकर जब टूट जाता है और पारा बाहर गिर जाता है। हालांकि आजकल उपयोग के लिए डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये पारे के प्रदूषण से बचने के लिए डिजिटल थर्मामीटर का अब प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये सीधा शरीर के तापमान को बता देता है। और अगले थर्मामीटर देखें, जो अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर होता है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर जो होता है, इसका करा न्यूनतम अधिकतम थर्मामीटर, यह एक थर्मामीटर है जिसका उपयोग मौसम पूर्वानुमानकर्ताओं द्वारा दिन के न्यूनतम और अधिकतम तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ये देखिए ऐसे इसकी संरचना होती है। तो ये देखता है कि भाई दिन भर का तापमान कैसे है। ये भी एक प्रकार का डिजिटल थर्मामीटर ही होता है, लेकिन इसका कार्य क्या होता है कि यह मौसम के तापमान को मापता है। ठीक है, अब अगले थर्मामीटर का ये प्रक्रिया थी। अब ये बता रहा है कि जो हीट है, जो उष्मा है, उष्मा कैसे गमन करती है, उष्मा की यात्रा करने की क्या प्रक्रियाएं हैं, उष्मा क्या एक ही प्रकार से यात्रा करती है या कई प्रकारों से यात्रा करती है, तो उष्मा के जो यात्रा करने के तरीके हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और वह उसके उदाहरण क्या होते हैं। तो इसी बात को हम लोग देखेंगे। जैसे आप देखें कि उष्मा का प्रवाह हमेशा एक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम एंड हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो हमेशा यह एक गर्म वस्तु से उष्मा, अगर आप देखें, आप ऐसे देखें जैसे मान लीजिए कोई किसी पात्र में हम जल गर्म कर रहे हैं, तो जैसे अब नीचे से उसमें आग और उष्मा देना प्रयास किए, तो जो नीचे का जल पहले गर्म हो जाता है, यह ऊपर उठ जाता है, लेकिन ऊपर का जो ठंडा जल है वो नीचे जाता है। यानी कि जो गर्म पदार्थ है, गर्म पदार्थ से उष्मा का प्रवाह क्या होता है, जहां ज्यादा गर्मी है, जहां उसका फ्लेम दिया जा रहा है, जहां लौ जलाई जा रही है, वहां से ऊपर जाता है। जहां लौ नहीं जल रही, लौ से दूर की ओर जाता है। तो उष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाता है। अब देखिए, किसी गर्म लोहे को जब हम छूते हैं तो हमें जलन महसूस होती है। क्यों होती है कि हमारा हाथ सामान्यतः ठंडा होता है और गर्म वस्तु अधिक तापमान होती है, तो उससे अचानक तापमान हमारे शरीर के अंदर गमन करता है, जिससे क्या होता है, हमें दर्द महसूस होता है। ठीक, तो ऐसे ही कई प्रकार होते हैं उष्मा स्थानांतरण के, इसको हम लोग समझेंगे। तो उष्मा स्थानांतरण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक होता है चालन, जिसे कंडक्शन कहते हैं, एक होता है संवहन, जिसे कन्वेक्शन कहते हैं, और एक होता है विकिरण, जिसे रेडिएशन कहते हैं। तो साथियों, उष्मा का जो स्थानांतरण है इन्हीं 3 विधियों के द्वारा, चालन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा, संवहन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा और विकिरण रेडिएशन के द्वारा होता है। अब इन तीनों विधियों से आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी बारीकियों को हम लोग आइए आगे समझते हैं। अब देखिए, पहला चालन के विषय में बता रहा है, कह रहा है कि गर्मीयता या जो उष्मा है, उष्मा का गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की ओर स्थानांतरण की प्रक्रिया को चालन कहा जाता है। मतलब उष्मा का जो गर्म भाग है उसका ठंडे भाग की ओर जब यात्रा होती है तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ हीट फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। तो ये कहा जाता है सामान्यतः ठोस पदार्थों में गर्मीयता का स्थानांतरण, गर्मीयता का मतलब उष्मा का स्थानांतरण चालन के द्वारा होता है। अब जैसे देखिए, ये लाइन परीक्षाओं में पूछी गई है कि चालन किस में होता है, सिर्फ द्रव में होता है, सिर्फ गैस में होता है या ठोस में होता है। तो सामान्यतः चालन की प्रक्रिया कंडक्शन की प्रक्रिया किस में होती है,
ठोस पदार्थों में होती है। तो ये बात ध्यान रखना है कि चालन का संबंध ठोस पदार्थों से है। ठीक है, अब आप देखें इसमें हीट इज ट्रांसफर्ड बाय थर्मल कंडक्शन। करा यह ठोस पदार्थों में गर्मीयता के स्थानांतरण का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, जबकि तरल पदार्थों और गैसों की तुलना में इसका महत्व कम होता है। तो तरल पदार्थों में और गैसों में भी चालन की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन सापेक्षिक मुख्य भूमिका इसकी किसमें होती है? ठोस पदार्थों में होती है। इस बात को समझना होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले उस पे। अब अगली है कि जिन पदार्थों को गर्मी को आसानी से पारित नहीं होने देते उन्हें खराब संवाहक, पुअर कंडक्टर कहा जाता है। तो ये बात देखिए, जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं, तो उन्हें अच्छा गुड कंडक्टर कहा जाता है। जैसे धातुएं जो होती हैं ये क्या होती हैं? गुड कंडक्टर होती हैं। लेकिन जो पदार्थ उष्मा का स्थानांतरण होने में बाधक पैदा करते हैं उन्हें पुअर कंडक्टर या खराब संवाहक कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, इन्हें पुअर कंडक्टर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे प्लास्टिक, वुड, वाटर एंड एयर, ये सब क्या है? बैड कंडक्टर होते हैं या पुअर कंडक्टर होते हैं। दे आर आल्सो टर्न्ड एज अ इंसुलेटर। इन्हें अवरोधक भी कहा जाता है। तो जो पुअर कंडक्टर होते हैं इन्हें इंसुलेटर या उष्मा का अवरोधक भी कहा जाता है, क्योंकि ये उष्मा की यात्रा को, उष्मा के परिवहन को क्या करते हैं? रोकते हैं, धीमा कर देते हैं, ब्रेक प्रदान करते हैं। इसलिए चालन का सिद्धांत ठोस पदार्थों पर लागू होता है, लेकिन केवल उन ठोस पदार्थों पर जो गर्मी के अच्छे संवाहक यानी गुड कंडक्टर होते हैं। मतलब फाइनली हम लोग क्या समझे कि जो चालन की प्रक्रिया होती है यह ठोस पदार्थों में प्रमुखता से देखी जाती है, क्योंकि इसमें उष्मा का चालन गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। तो ये चालन थी। अब अगली जो प्रक्रिया है, आप संवहन को समझ लीजिए। संवहन को कन्वेक्शन कहा जाता है। कन्वेक्शन द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग हीट बाय द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट इज नोन एज कन्वेक्शन। मतलब गर्मीयता, गर्मीयता का मतलब होता है उष्मा का स्थानांतरण उस प्रक्रिया के द्वारा होता है जिसमें पदार्थ के कण गर्मी के स्रोत से दूर जाकर स्थानांतरित होते हैं। इसे संवहन कहा जाता है। अब जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, अगर मार्कर को यहां से गर्म किए, ठीक, तो यहाँ के जो कण हैं इस किनारे के, मार्कर तो मान लीजिए प्लास्टिक का है, ऐसे कल्पना करिए कि अगर कोई धातु का मार्कर होता तो एक तरफ से जैसे हम गर्म करते तो इसमें जो इस तरफ के कण हैं वो गर्म होकर के उष्मा का स्थानांतरण अपने से दूसरे जो टच हुए कण हैं उनकी ओर करता है। तो हमेशा ठोस पे क्या होता है कि जो ये कण हैं ये कण नहीं जाते इधर। तो जैसे चालन की प्रक्रिया में क्या होता है कि यहाँ हम अगर इस कण को उष्मा दिए, तापमान बढ़ाए, तो यहाँ ये गर्म होकर के इसके जो तत्व हैं गर्माहट के, अपने बगल वाले कण को उष्मा को ट्रांसफर करते हैं। और ऐसे ऐसे ये उसके पास का कण उसके बगल वाले कण को, उसके बगल वाला कण उसके बगल वाले कण को, तो फिर हम लोग देखते हैं कि धातु इस किनारे से लेकर के इस किनारे तक गर्म हो जाती है। इधर ज्यादा गर्म होती है, इधर कम गर्म होती है, ठीक। लेकिन जो ये प्रक्रिया चालन की होती है, लेकिन संवहन में क्या होता है कि जिसमें पदार्थ के कण गर्मी के स्रोत से दूर जाकर, अब जैसे संवहन की प्रक्रिया, आप मान लीजिए किसी पात्र में पानी गर्म किया जा रहा है, तो जब पानी उबलेगा तो नीचे से हम उसे लौ दे रहे हैं, आंच दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो वो पानी का कण जो नीचे है जो गर्म हो रहा है वो गर्म होकर के अपना स्थान छोड़ देता है। तो चालन की प्रक्रिया में अपना स्थान आप देखेंगे कि कण नहीं छोड़ते हैं, लेकिन संवहन की प्रक्रिया में क्या होता है, कण जब स्वयं गर्म होते हैं, उष्मा प्राप्त करते हैं, तो दूर चले जाते हैं। यही कारण है कि पानी जब गर्म होता है तो उबलता हुआ दिखता है, लेकिन लोहा जब गर्म होता है तो उबलता हुआ नहीं दिखता बल्कि लाल दिखता है। और जिस तरफ लौ होती है उधर अधिक लाल दिखता है, जिस तरफ लौ नहीं होती है उधर कम लाल दिखता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं हैं। तो संवहन होता है, जैसे उदाहरण अगर संवहन का देखें, कन्वेक्शन का उदाहरण देखें, तो उबलता हुआ पानी, गर्म हवा का ऊपर उठना और ठंडी हवा का नीचे उतरना। साथियों, हम लोग देखते
देखते हैं कि जैसे ही हवा जब गर्म होती है तो ऊपर उठ जाती है और ठंडी हवा नीचे आती है। इसी कारण से संवहनी वर्षा भी आप लोग जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, संवहनी वर्षा भी इसी सिद्धांत पर होती है। ये विज्ञान के संवहन नामक प्रक्रिया से होती है। तो इसका उदाहरण ध्यान रखना है आपको कि उबलते हुए पानी, गर्म हवा का ऊपर उठना, ठंडी हवा का नीचे आना, ये सब क्या है, संवहन के उदाहरण है। इसमें क्या होता है, जो कणों का ही ट्रांसफर हो जाता है, कण चले जाते हैं, उष्मा का स्थानांतरण न होकर के क्या होता है, कण ही स्थानांतरित हो जाते हैं। आप देखें इसका उदाहरण है कि हम ये जल रख करके इसको नीचे से फ्लेम दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, और जल के कण जो यहाँ से गर्म होंगे, मान लीजिए यहाँ का जो कण है, मान लीजिए जल का जो यहाँ कण है एकदम आग के नजदीक है, ये जब गर्म होगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक। और यहाँ के जो ठंडे कण हैं ये जब ठंडे रहेंगे तो नीचे इसका जो स्थान खाली होगा, नीचे जो स्थान खाली होगा वो स्थान लेने चले आते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, संवहन की होती है। आइए अब हम लोग, ये संवहन था, और विकिरण भी मैं आपको यहाँ नहीं हो पाया है, उसको समझा देता हूँ। सामान्य एक चालन की जो उष्मा स्थानांतरण की तीसरी विधि होती है, विकिरण होती है। तो विकिरण मुख्यतः गैसों में पाया जाता है। तो विकिरण के लिए क्या होता है, माध्यम की भी उतनी सख्त आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो विभिन्न प्रकार की रेज होती हैं, जैसे एक्स रेज, गामा रेज, इन सबको आप देखेंगे ये विकिरण के माध्यम से, इनका चालन, इसमें उष्मा का स्थानांतरण विकिरण के माध्यम से होता है। तो आप ऐसे अब सामान्यतः तीनों को कंक्लूड करें तो आप देखेंगे चालन की प्रक्रिया ठोसों में, संवहन की प्रक्रिया तरल और गैस में होती है, जबकि विकिरण की प्रक्रिया गैसों में होती है, या केवल या एकमात्र गैस में होती है। अब इस पे जो हमारा अभी का लेक्चर था, इसमें हमने आपको अगर कंक्लूड करें तो क्या क्या पढ़ाया, हमने उष्मा के विषय में पढ़ाया, हमने तापमान के विषय में पढ़ाया, हमने उष्मा और तापमान में अंतर बताया, हमने ये कहा कि उष्मा को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हमने थर्मामीटर के प्रकार देखे, जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर देखे, डिजिटल थर्मामीटर देखे, अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर देखे, और प्रयोगशाला थर्मामीटर हमने देखा और उनकी बारीक बातों को समझा। अब हम जो पूरी प्रक्रिया है उसमें फिर हमने उष्मा के चालन की जो विधियां होती हैं, जो उष्मा के चलने की विधियां होती हैं, चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है, विकिरण क्या होता है, इसको समझा। अब आइए इसी पे आधारित कुछ प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने के प्रबल दावेदार प्रश्न हैं, इसको आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किसका क्या हो जाएगा। अब पहला प्रश्न आपके सामने है कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में पारे का स्तर धागे जैसा भाग में क्यों चढ़ता है? जो पारा होता है वो धीरे धीरे ऊपर और नीचे क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है? तो पहला विकल्प है कि तापमान कम होने पे ऊपर चढ़ता है, दूसरा है तापमान अधिक होने पर ऊपर चढ़ता है, तीसरा है पारा जमने पर ऊपर चढ़ता है, तीसरा है दबाव घटने पर होता है। तो साथियों, जैसे जैसे तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होने पर क्या होता है, पारे का जो तार जैसा भाग होता है ऐसा दिखता है जैसे धागा हो, ठीक। तो ये क्या करता है, जब तापमान ऊपर होता है तो यह ऊपर उठने लगता है। ये प्रश्न है। अब आइए सेकंड प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि डिजिटल थर्मामीटर, आपको याद होगा साथियों कि डिजिटल थर्मामीटर की क्या विशेषताएं होती थी, तो उसी के आधार पर इसका उत्तर देना है कि इसमें मुख्य लाभ क्या होता है, डिजिटल थर्मामीटर का लाभ क्यों होता है। जो पारे वाला थर्मामीटर था, जो क्लिनिकल थर्मामीटर था, उसके स्थान पे डॉक्टरों ने या लोगों ने डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग क्यों किया? तो पहला विकल्प है, इसमें पारा अधिक मात्रा में होता है। अब हमने आपको बताया था डिजिटल जो थर्मामीटर होता है उसमें पारे का तो यूज ही नहीं किया जाता है, तो ये विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह टूटने पर हानिकारक नहीं होता है, अब ये इसमें दूसरा है। तीसरा है यह केवल उच्च तापमान नाप सकता है। चौथा है इसे केवल डॉक्टर उपयोग करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यह टूटने पर हानिकारक नहीं है। जबकि क्लिनिकल या डॉक्टरी थर्मामीटर टूटने पे हानिकारक है। क्यों हानिकारक है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसमें पारे का यूज किया जाता है। पारा क्या है, एक प्रकार की भारी धातु है और प्रदूषणकारी है। पारे के अधिक सांद्रण से क्या हो जाता है, मिनी माता नामक रोग भी
हो जाता है। एक मिनीमाता समझौता भी जापान में हुआ था उसके लिए। तो आप देख सकते हैं कि यह टूटने पर हानिकारक नहीं होता, इसलिए डिजिटल थर्मामीटर का मुख्य लाभ यही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम और अधिकतम थर्मामीटर, मैक्सिमम मिनिमम या मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहला है शरीर का तापमान मापने के लिए, दूसरा है पानी के तापमान को नापने के लिए, तीसरा है दिन का न्यूनतम और अधिकतम तापमान मापने के लिए, और कमरे की नमी नापने के लिए। तो आप सबको पता है कि जो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर होता है इसका उपयोग क्या करते हैं? दिन का न्यूनतम और अधिकतम तापमान मापा जाता है। इसका प्रयोग सामान्यतः कौन करते हैं? जो मौसम पूर्वानुमान वाले हैं, जो मौसम वैज्ञानिक हैं, ये इसका मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। अब अगला है कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा किस दिशा में होता है? अब याद करें कि मैंने आपको बताया था कि ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च तापमान से निम्न तापमान की होता है। तो ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर, तो ये भाई गलत हो जाएगा। गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर, समान तापमान वाली वस्तुओं की ओर किसी दिशा में नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु तक। अब जैसे ऊष्मा का स्थानांतरण कब तक होगा? प्रश्न ये है कि भाई अगर दो अलग अलग तापमान की वस्तुएं हैं और उसमें जो तापमान का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर हो रहा है, तो कब तक ये स्थानांतरण होगा? तब तक स्थानांतरण होगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान क्या हो जाए? समान न हो जाए। जब दोनों का तापमान समान हो जाएगा दोनों वस्तुओं का, तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण है उसकी प्रक्रिया क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि चालन, कंडक्शन मुख्यतः किस पदार्थ में होता है? तो हम लोग देखे हैं कि चालन में क्या होता है? जो किसी पदार्थ के कण होते हैं, जो उसमें मौलिक कण होते हैं, वो क्या होते हैं? चालन की प्रक्रिया में स्थानांतरित नहीं होती है, बल्कि उनके माध्यम से उनके जो बगल वाले कण होते हैं उसमें चालन में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो यह सामान्यतः किस में होता है? ठोस पदार्थों में होता है। बाकी गैसों में देखेंगे तो विकिरण होता है और निर्वात का कोई प्रश्न ही नहीं, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है चालन के लिए। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से, ये लास्ट प्रश्न भी है, कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का खराब पुअर कंडक्टर होता है? तो पहला प्रश्न है तांबा, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है लोहा। तो क्या हो जाएगा? आप सब जानते हैं कि जैसे प्लास्टिक क्या है? पुअर कंडक्टर होता है या वेड कंडक्टर होता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अवरोधक भी कहा जाता है। जबकि तांबा, एल्युमिनियम और लोहा क्या है? ये धातुएं हैं, मेटल हैं। ये ऊष्मा का, तापमान का क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होती हैं। तो साथियों, ये था एक छोटी सी टॉपिक थी, उस पे हमने ये व्याख्यान दिया कि ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर होता है, ऊष्मा और तापमान की बारीकियां क्या होती हैं, इसके मापने की विधियां क्या होती हैं, इसके मापने के लिए यंत्र क्या होते हैं, और इस पर आधारित जो संभावित प्रश्न थे और आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस पर भी हमने एक डिस्कशन किया। आपको क्लास कैसे लगी ये भी लिख कर भेजिएगा और ये भी बताइएगा कि और कैसे बेहतर किया जा सकता है। बाकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका एक बार में सीटेट क्लियर होगा। बस हमारे साथ कार्य करते रहिए। धन्यवाद।